आपने कर दी है। तो चेतन नागर धाकड़ एक सवाल और पूछते हैं कि कोर्ट में जब किस तरह का माहौल था जब गोडसे के ऊपर सुनवाई होने वाली थी। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस पुस्तक का महत्वपूर्ण अंश है, और ये आज की पीढ़ी को मालूम होना चाहिए और खासकर आज के राजनेताओं को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब से 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ है इस देश में, तब से विरोधी दल जो है और जो खुद को लेफ्ट लिबरल और पढ़ा लिखा और अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, प्रोग्रेसिव बताते हैं, वो एक बहुत बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं 2014 के बाद कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से गोडसे का महिमा मंडन शुरू हो गया है। तो उनको इस पुस्तक में बहुत करारा जवाब मैंने देने की कोशिश की और मैंने बताया कि किस तरह से गोडसे जीते जी कल्ट बन गया था। गोडसे जब अदालत में बयान देता था तो क्या माहौल होता था, गोडसे के बारे में किस तरह की रिपोर्टिंग उस वक्त अखबार कर रहे थे, गोडसे को लेकर जनमानस क्या सोचता था, ये सब मैंने इस पुस्तक में लिखा और तथ्यों के साथ लिखा है। तो पहली बात तो जब गोडसे ने अदालत में बयान दिया, सबसे पहले उसने लाल किले की अदालत में बयान दिया जस्टिस आत्माचरण के सामने, तो अगले दिन अखबारों में जब उसका बयान छपा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत घबरा गए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को, क्योंकि सरदार पटेल उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, और उन्होंने कहा कि गोडसे के बयान की रिपोर्टिंग हो रही है, अदालत की जो रिपोर्टिंग हो रही है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे गोडसे और उसके साथियों को सहानुभूति मिल सकती है। उस पत्र का भाव यही था कि इससे गोडसे को फायदा मिल सकता है, उसको सहानुभूति मिल सकती है, तो इसकी रिपोर्टिंग रोकी जाए, इनको अखबारों में प्रकाशित ना किया जाए। तो इस तरह से उसके बयान से जो लोअर कोर्ट में उसने लाल किले की कोर्ट में दिया उसी से घबरा गई थी। फिर जब शिमला हाई कोर्ट में मामला गया तो उसने जस्टिस खोसला के सामने भी अपने बयान को, जो उसका बड़ा मशहूर बयान है, वो दिया। जब तो जस्टिस खोसला ने एक बुक लिखी जजेस डायरी, उस बुक में उसने इस पूरे बयान का जिक्र करते हुए लिखा कि जब गोडसे अदालत में बोलता था तो पिन ड्रॉप साइलेंस पूरी अदालत के अंदर होता था और आराम से मैं सुन पाता था कि औरतें जो थी वो सुबकती थी, उनके सुबकने की आवाज, मतलब उनके गला भराता था, और पुरुषों का भी गला भराता था और वो खांसते हुए अपने रुमाल ढूंढते थे, अपनी खांसी की आवाज, अपने गला जो उनका दब जाता था उसको दबाने के लिए। और जस्टिस खोसला जो बात लिखते हैं, और ये उस वक्त उन्होंने ही पुस्तक लिख दी थी, उस वक्त तो उन्होंने केस को देखा था, वो लिखते हैं कि अगर कोर्ट में मौजूद लोगों को मैं ज्यूरी बना देता तो ये ज्यूरी नाथूराम गोडसे को बाइज्जत बरी करती। अब आपको यहां समझने की जरूरत है कि जो उस दौर का शिमला था, उस दौर का शिमला आज का शिमला नहीं था कि एक आम जन भी वहां पर रहते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं। उस दौर के शिमला में सिर्फ एलिट क्लास रहता था, जजेस, आईसीएस अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, ये लोग शिमला में रहते थे। जो संभ्रांत घरों की महिलाएं पुरुष थे वो जो गोडसे की बातें सुनकर रोने लगते थे। और ये बात मौलाना आजाद ने भी लिखी और बड़ा एक दिलचस्प किस्सा इसके अंदर भी आता है कि गोडसे अंबाला से पहुंचा था इस सुनवाई में। उसके पहले अंबाला जेल में बंद था और इस सुनवाई मई जून के महीने में उस वक्त हो रही थी। तो वो अपने गर्म कपड़े लेकर शिमला नहीं गया था, लेकिन जब तक शिमला में हल्की पहाड़ी इलाका है वहां पर तो सर्दी थोड़ी सी हमेशा रहती है। तो गोडसे जब पहले दिन अदालत में आया तो उसने स्वेटर नहीं पहन रखा था। तो उसे देखकर उस वक्त जो कोर्ट में मौजूद महिलाएं थी वो बड़ी द्रवित हो गई, वो बड़ी दुखी हो गई। तो महिलाओं ने उसके लिए स्वेटर बुनकर भेजना शुरू कर दिए जेल में। तो ये बात मैंने अपने मन से नहीं कही है, ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक में लिखी है कि शिमला की संभ्रांत परिवारों की महिलाएं गोडसे के लिए स्वेटर बुनकर भेज रही थी, और ये बड़े दुख की बात है। तो उस वक्त गोडसे की स्थिति क्या थी भारतीय जनमानस में, ये समझना चाहिए। गोडसे का महिमा मंडन कोई 2014 में शुरू नहीं हुआ है। एक तबका ऐसा था, वो तबका सही सोचता था, गलत सोचता था, इसका फैसला करने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन ये इस पुस्तक में मैंने बताया है कि उस वक्त एक तबका ऐसा था, और वो कोई छोटा मोटा तबका नहीं था, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो उस वक्त गोडसे के साथ खड़ा हुआ था, जो गोडसे का समर्थन कर रहा था। सरकार के तमाम विरोध के बाद भी वो गोडसे का समर्थन कर रहा था वो तबका। ये कटु सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता है। मिसाल के तौर पर उस वक्त पुराने जमाने के लोग अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें याद होगा कि उस दौर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था, समाचार चैनल नहीं होते थे, लेकिन फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया हर महीने में एक न्यूज रील तैयार करता था। वो अभी भी आप जाएंगे न्यूज रील फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया टाइप करेंगे तो उस दौर की कई न्यूज रील मिलेंगी आपको। तो न्यूज 5-10 न्यूज रील का एक 15 मिनट की वो होती थी, और वो उस दौर में टॉकीज में, जो सिनेमा हॉल जिसको हम कहते हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाई जाती थी। तो उसमें वो गांधी हत्याकांड का भी एक जो हाई कोर्ट, जो लाल कोर्ट का अदालत थी, उसके अंदर वो दृश्य फिल्माए गए थे। तो उसमें भी एक खबर थी गांधी हत्याकांड का ट्रायल शुरू हो गया, इन हत्यारों पे सुनवाई हो रही है। तो जब गोडसे स्क्रीन पर दिखाई देता था तो लोग ताली बजाने लगते थे, उसके पक्ष में नारे लगाने लगते थे। तो सरकार इतनी घबरा गई कि उसने वो रील ही हटा ली, वो उसने खबर ही हटा ली, दिखाना उसने बंद कर दिया।
तो गोडसे जीते जी कल्ट बन रहा था। और ये देखिए इसकी पुष्टि कैसे होती है। रॉबर्ट पेन है, रॉबर्ट पेन ने अमेरिका के बहुत बड़े लेखक हुए हैं और उन्हीं की लिखी पुस्तक पर गांधी फिल्म हॉलीवुड के अंदर बनी थी, जिसको 7 या 8 ऑस्कर अवार्ड मिले। उस पुस्तक के अंदर रॉबर्ट पेन लिखते हैं कि गोडसे को जब फांसी दी गई तो उसको फांसी देने के बाद उसको जेल के अंदर ही जला दिया गया, और जलाने के बाद उसकी राख को वहां से हटाकर जिस जगह पे जलाया गया था तो वहां पर घास जल गई थी और निशान बन गया था जलाकर। तो सरकार को ये डर था कि कहीं भविष्य में कोई सिरफिरा आकर इस जगह पर स्मारक ना बना दे, तो उस जगह पर हल चलाकर वहां पर घास की रुपाई वापस से कर दी गई थी। और ये वेल नोन तथ्य है और उस पुस्तक में मैंने सबूतों के साथ दिखाया, क्योंकि ये मैं चूंकि मेरा कैमरा उल्टा है तो आपको दिखाई नहीं देगा इसमें उस समय की मैंने इसके अंदर ये देखिए अखबारों की कटिंग्स भी मैंने अपनी पुस्तक में दी है, जो अगले दिन अखबारों में छपी गोडसे की फांसी के बाद। इसमें लिखा है, कांट हैंड ओवर बॉडीज ऑफ नाथुराम एंड आप्टे, गवर्नमेंट्स रिप्लाई टू रिलेटिव्स, बॉडीज क्रिमिटेड बाय प्रिजन अथॉरिटीज, रिलेटिव्स नॉट परमिटेड टू बी प्रेजेंट। ये बॉम्बे क्रॉनिकल की कतराने हैं जो मैंने अपनी पुस्तक में इस पे छापी हैं। मतलब गोडसे की लाश को देने से मना कर दिया था सरकार ने, क्योंकि उन्हें डर था कि जुलूस निकल जाएगा इसकी शव यात्रा में। तो आप समझिए, पहले इस बात को समझिए कि गोडसे का कोई महिमा मंडन 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ, जीते जी उसका महिमा मंडन शुरू हो गया था। देखिए इसको आप तथ्यों से, तर्कों से, सबूतों से समझिए। पहले सरकार उसके पुलिस के बयान से, अदालत में दिए बयान से डरी। इसका सबूत मिलता है राजेंद्र प्रसाद का पत्र जो सरदार पटेल को लिखा, दोनों बहुत बड़े नेता थे। इसके बाद एक दूसरी घटना होती है, रामदास गांधी गोडसे को पत्र लिखते हैं। रामदास गांधी कौन? गांधी के बेटे। वो कहते हैं कि आपने मेरे पिता को मार दिया, जो भी कर दिया, लेकिन आपने विचारों को आपने कोर्ट में जो कहा है मैं उस पर आपसे बहस करना चाहता हूं, जेल में मिलना चाहता हूं, आप देखिए मेरे पिता के विचारों से सहमत हो जाएंगे। तो गोडसे ने कहा, स्वागत है आपका, मैं तो आपके पास आ नहीं सकता, मैं जेल में बंद हूं, आप सरकार से अनुमति लीजिए, आप आ जाइए। हो सकता है हमारे बीच में जो शास्त्रार्थ होगा, परिचर्चा होगी, बहस होगा, विवाद होगा, उसमें या तो आप जीत जाओगे, और हो सकता है अगर आप जीत गए तो मैं गांधीवादी बन जाऊंगा, या हो सकता है मैं जीत गया तो आप गांधीवाद के विचार को छोड़ देंगे, आप मेरे विचार को मानने लग जाएंगे। तो इस तरह का पत्राचार दोनों के बीच में हुआ जो इस पुस्तक के अंदर, और बड़ा दिलचस्प और शानदार पत्राचार है। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति रामदास गांधी, जिसके पिता को जिस व्यक्ति ने गोली मारी है, जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई है, उसको एक बहुत ही अच्छी भाषा और शालीन भाषा में वो पत्र लिख रहा है कि प्रिय नाथुराम गोडसे, आपने जो किया है आपको लगता है आप सही किया होगा, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप एक व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, आप उनके विचार की हत्या नहीं कर सकते। बड़ी शालीन भाषा में गीता के श्लोकों का हवाला देते हुए रामदास गांधी अपने पिता के हत्यारे को लिख रहे हैं। अब उनके पिता का हत्यारा जो नाथुराम गोडसे है, वो उतनी शालीन भाषा में रामदास गांधी को पत्र लिख रहा है कि प्रिय रामदास, मुझे इस बात का बहुत दुख है, आपके परिवार से मुझे इस बात पे सांत्वना महसूस देना चाहता हूं कि मेरी वजह से आपके परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हुई, और मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये हत्या करने की वजह ये थी। वो गीता के श्लोकों का, गीता की बातों का, गीता की कई बातों का हवाला देता है। फिर रामदास गांधी एक पत्र लिखते हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही रोचक दोनों के बीच पत्र व्यवहार हो रहा था। रामदास गांधी बाहर से लिखते थे, कोर्ट से, जेल से लिख रहा था, और आखिर में तय हुआ कि मुलाकात होगी दोनों के बीच में और गांधीवाद पर चर्चा होगी। और यह भी तय हुआ कि आचार्य विनोबा भावे भी रामदास गांधी की तरफ से जाएंगे और गोडसे के विचारों में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। रामदास गांधी ने यह भी ऑफर दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिता के जो विचार थे अहिंसा के, उसके तहत आपको फांसी की सजा आपकी माफ कर दी जाए। तो रामदास गांधी को गोडसे ने जवाब में लिखा कि नहीं रामदास जी, मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी हो जिससे मालूम पड़े कि आपके पिता के विचार जो अहिंसा के थे वो कितने गलत थे। तो जब ये पत्राचार हो रहा था तो सरकार डर गई। नेहरू को सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा कि रामदास गांधी को हमें नहीं मिलने देना है गोडसे से, अगर वो गोडसे से मिल गया तो वो शहीद का दर्जा उसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये समझिए, गोडसे जब फांसी के चौखट तक पहुंच गया था तब सरकार तब तक उससे डर रही थी। बयान से डरी, बयान के बाद जब फांसी पे मोहर लग गई तब डरी, जब उसकी फांसी की तारीख तय हो गई तो उसकी लाश को उसके परिवार देने से मना कर दिया, तब डरी सरकार उससे। उसके बाद जब उसे फांसी देने की बारी आई और फांसी देने के बाद उसकी शव को अंतिम संस्कार की बारी आई तो गोपाल गोडसे जो उसी जेल में, अंबाला जेल में बंद था, उसने कहा कि मुखाग्नि में अपने भाई को दे देता हूं, मेरे भाई की शव को। तो जेल अथॉरिटी ने वो भी उसको अनुमति नहीं दी। वहीं पे एक पंडित थे, जेल अथॉरिटी के कर्मचारी थे, जो सिपाही थे, वो क्रियाकर्म और थोड़े से रीति रिवाज कर्मकांड जानते थे, तो उन्होंने ही वो अंतिम क्रिया उसकी गोडसे की करवाई और उसको मुखाग्नि उन्होंने दे दी। तो शव घर वालों को नहीं सौंपा, भाई को मुखाग्नि नहीं देने दी। उसके बाद जिस जगह पे जलाया गया वहां स्मारक ना बन जाए, उस जगह पे हल चला के घास उगा दी गई। रॉबर्ट पेन ये कह रहे हैं। उसके बाद भी डर खत्म नहीं हुआ गोडसे से का सरकार का
क्योंकि वो एक तबके के लिए एक अलग नजर, एक तबका एक अलग नजर से देख रहा था, उनके लिए कल्ट था, वो उसका महिमा मंडन कर रहे थे उस दौर में लोग। तो उसके जो राख थी, जो उसकी अस्थियां थी, उनको 2 पीपों में भर के, नारायण आप्टे की अस्थियां एक पीपे में, एक पीपे में गोडसे की अस्थियां भर के, पीपा एक पुराना कनस्तर जैसा एक होता था, उसमें भर के 2 पुलिस वाले गए अंबाला में, ट्रेन में बैठे, घग्गर नदी से जब पुल शंभू बैरियर एक जगह, वहां वो जगह मैं जाकर देख कर आया हूं। मैं अंबाला गया था ये पुस्तक लिखने के दौरान, और इसीलिए गया था कि शंभू बैरियर में देखूं, क्योंकि मैं सुनता आ रहा था, मेरे पास कुछ तथ्य मिले थे कि शंभू बैरियर से गोडसे और आप्टे की अस्थियां घग्गर नदी में फेंक दी गई थी, और फिर ये अस्थियां गोडसे के परिवार तक कैसे पहुंच गई, तो इसका रिसर्च करने के लिए मैं अंबाला पहुंचा। तो शंभू बैरियर में मैंने देखा कि किस जगह से वो अस्थियां घग्गर नदी में फेंकी गई थी। घग्गर नदी में पानी उस समय उथला था, तो ये पुलिस वाले ने जब उसकी अस्थियां ले जाकर, गोडसे और आप्टे की अस्थियां निकालकर घग्गर नदी में फेंक दी, तो पुलिस वालों ने ये जानकारी जो है इस वक्त अंबाला के कुछ दुकानदारों को बता दी। तो अंबाला के दुकानदारों से वो जानकारी जो है, वो इंद्रसेन शर्मा नाम के एक हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे और पत्रकार भी थे, वो अपने कुछ साथियों के साथ गए और उन्होंने वहां से गोडसे और आप्टे की अस्थियां ली और वो उनके परिवार को सौंप दी, और वो आज भी रखी हुई है, जिसमें उनकी अंतिम वसीयत ये है कि हमारी जो अस्थियां वो सिंधु नदी में बहा देना, जब भारत के ध्वज के तले, जब सिंधु नदी भारत के अंदर, भारत के ध्वज तले बहेगी। तो सरकार, उस दौर की सरकार गोडसे की अस्थियों से डर रही थी। तो मतलब क्यों डर रही थी? क्योंकि गोडसे लोकप्रिय हो चुका था, और साल भर बाद, मतलब गोडसे के बयान के साल भर बाद, उसको फांसी देने के 3 दिन पहले उसके बयान के प्रकाशन, उसके बयान के बारे में बोलने, कहने, सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जो 20-25 साल बाद गोपाल गोडसे ने जब उसके खिलाफ याचिका दायर करी जेल से छूटने के बाद, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है उस पर से प्रतिबंध उठाया। तो क्यों प्रतिबंध लगाया उसके बयान पे, क्यों उसकी